देखो हमारा जो चैप्टर है अगला लास्ट आप ये लिख के लिए कौन सा हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण क्या होता है? चारों ओर का वातावरण जिसमें जीव रहते हैं और सरवाइव करते हैं, जीवन संघर्ष करते हैं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब हमारा जो पर्यावरण है वो किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है? दो तरह के घटक होते हैं, एक होता है कौन से और दूसरा कौन सा? अजैविक। ये आपको जानकारी है, ठीक है। अब देखो जैविक घटक में कौन आते हैं? जो सजीव होते हैं, जो भी जीवित जीव है पृथ्वी के ऊपर प्रकृति में। कौन कौन जीवित जीव है? मनुष्य, जानवर, डायरेक्ट मनुष्य, पेड़ पौधे। सबसे पहले आते हैं पेड़ पौधे, फिर जीव जंतु और हम भी हैं। लेकिन अब हम इसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे। जैविक घटक मीन्स क्या आएगा यहाँ पर? पहली कैटेगरी क्या आएगी? उत्पादक। जितने भी हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और जितने भी स्वपोषी हैं हरे पौधे हैं वो क्या है? प्रकृति में उत्पादक। हम तो जो भोजन है हम वो बना नहीं रहे हैं, हम पका के खा रहे हैं। इसलिए आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट हो कि नहीं हम अपना भोजन स्वयं बनाते, तो वो गलत है। प्रकृति में एकमात्र जीव है ग्रीन प्लांट्स जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है इकाई की उपभोक्ता। ये दिख रहा है उसमें बेटा? यस मैम। अब देखो जो उत्पादकों भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो सब कौन होते हैं? उपभोक्ता। अब देखो यहाँ पर उपभोक्ता कितनी तरह के होंगे, ये जानकारी है? देखो ये भी 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं शाकाहारी या इसको कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जो उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे खरगोश, टिड्डे, जो भी शाकाहारी जीव हैं, हिरण, ठीक। फिर इसके बाद कौन से आ जाएंगे? मांसाहारी या एक और टर्म क्या बोलेंगे? द्वितीय उपभोक्ता। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता, जो क्या करेंगे? इन शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, तो वो सब जीव कौन हो जाएंगे? मांसाहारी, ठीक। इसके बाद अगली टर्म क्या हो जाएगी? सर्वाहारी। नहीं बेटा, मांसाहारी। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मांसाहारी है, ये मांस पसंद करते हैं, मांस खाते हैं, लेकिन भूखे मर रहे हैं। जैसे चूहा है मांसाहारी है, कुत्ता है मांसाहारी है, बिल्ली भी मांसाहारी है, लेकिन इनको मांस नहीं मिले तो ये रोटी भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। समझ रहे हो? yes. ये डिफरेंस है। और सर्वोच्च मांसाहारी शेर कभी दूध पिएगा क्या? नहीं, भले भूखों मर जाएगा। वो होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं? मांस का भक्षण करते हैं। वो कौन होते हैं? सर्वोच्च मांसाहारी। तो इसमें कौन आएगा? शेर, चीता, लकड़ा, जो भी है सारे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक। और अब हम कहाँ गए? हम किस कैटेगरी में आएंगे? सर्वाहारी। मतलब हम क्या करते हैं? हम इनको हम सबको खा सकते हैं। हाँ, इसीलिए अलग कैटेगरी है। अब देखो शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता,
मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता, सर्वोच्च मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता और सर्वाहारी चतुर्थ उपभोक्ता। कोई डाउट इसमें? मैम। ठीक, हाँ बोलो। नो मैम बोला था। अच्छा ठीक। अब देखो हमारे जैविक घटक की दूसरी कैटेगरी कौन सी है, बताओ। अब घटक, अब आपने देखा होगा हमारे घर में चूहे मरते हैं कभी ना कभी, अपन क्या करते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं। ठीक, अब ऐसे ही सबके घर में चूहा मरा, मान लो एक एक हमारे सबके, और हमने स्कूल के ग्राउंड में ही डाल दिया, घर से आए वहाँ डाल दिया, ये इतना सारा ढेर हो गया। क्या होगा, एक महीने बाद हम उस जगह देखेंगे जहाँ हमने इतना ढेर लगाया था मरे हुए चूहे का। थोड़े दिनों बाद वहाँ क्या होगा, चूहे मरे हुए पड़े रहेंगे? नहीं, क्या होंगे, खत्म, गायब हो जाएंगे, नजर ही नहीं आएंगे। तो वो कहाँ गए, तो उन शरीरों के ऊपर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कवक उत्पन्न हो जाते हैं, जो उनके मरे हुए मृत जटिल शरीर का जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन काय में कर देते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में, यानी वो उसको काय में बदल देते हैं, मिट्टी में बदल देते हैं, और मिट्टी आखिरकार मिट्टी में मिल जाती। भले हमें जलाए नहीं मरने के बाद और ऐसे ही फेंक दें, तो हम भी क्या होंगे, सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे और धीरे धीरे हमारे शरीर का क्या करेंगे, अपघटन कर देंगे। ठीक, तो ये जो अपघटक है ये पृथ्वी के क्या होते हैं, अब क्या बोलते, स्कैवेंजर्स, यानी स्कैवेंजर्स भी नहीं बोल सकते, ये होते हैं प्रकृति के स्वच्छ रखने वाले कर्मचारी, यूँ बोल सकते हैं, सफाई कर्मचारी। यदि अपघटक नहीं होंगे तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, मृत शरीर से भर जाएगी, और चारों तरफ क्या होगी, बदबू ही बदबू आएगी, और बहुत सारे जर्म्स उत्पन्न होंगे और महामारियाँ उत्पन्न हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो प्रकृति में जैविक घटक कौन कौन होंगे, उत्पादक, हरे पौधे, इनको खाने वाले उपभोक्ता, और इन उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीरों का जटिल रूप से सरल रूप में अपघटन करने वाले कौन होते हैं, अपघटक। और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, कवक है, वो सब क्या होते हैं, अपघटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अजैविक घटक। कौन कौन होंगे अजैविक घटक, बताओ। इस रूम में यदि लाइट नहीं हो, सूर्य का प्रकाश नहीं हो, रोशनी नहीं हो, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो, पर्याप्त नमी नहीं हो, तो हम यहाँ बैठ पाएंगे क्या? और पूरी क्लास तुम्हारी उबड़ खाबड़ हो तो क्या होगा, ठीक पड़ेंगे? प्रॉपरली बैठ पाएंगे क्या? नहीं। हमारे स्कूल में पर्याप्त पानी ना हो और यहाँ कांटेदार पौधे लगे हुए हो, चिकनी मिट्टी हो, तो हम सब क्या होंगे, फिसलेंगे दिन भर। मतलब जो जीव जहाँ रह रहा है वहाँ के ऐसे घटक, जैसे हम बस हमारा काम चल जाएगा क्या? सभी जीवों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, अजैविक घटक, जैसे एक निश्चित ताप, वायु का प्रवाह चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। निश्चित वायु दाब, क्या सूर्य का प्रकाश चाहिए? और बोलते जा, पर्याप्त जल की उपलब्धता, और क्या हो जाएगा, वायु का प्रवाह, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, मृदा का प्रकार, मृदा की जल संग्रहण क्षमता, ये सारे क्या हो जाएंगे, उस स्थान के अजैविक घटक। बहुत सारी लिस्ट बन सकती है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पर एक टर्म आती है, जितने भी अजैविक घटक कौन कौन होंगे और बताओ। पहला हो गया ताप, वायु का प्रवाह, मिट्टी का प्रकार, सूर्य का प्रकार, जल की उपलब्धता, जलवायु और भौगोलिक स्थिति, ये पथरीली जमीन है,
मैदान है कि ढलान है, क्या है? ये सारे जीवों के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ये सब कौन हो जाएंगे? अजैविक घटक। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आएगी, क्या आएगी? अरे पोषण स्तर। अब पोषण स्तर क्या होते हैं? अब आप देखो यहाँ पर इन जीवों ने इनको खाया, इनने इनको खाया, इनने इनको खाया, यानी प्राकृतिक व्यवस्था है कि एक जीव क्या करता है? दूसरे जीव का भक्षण करता है। तो इस तरीके से जो निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषण स्तर। ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म और आएगी, ऊर्जा का प्रवाह। अब ऊर्जा का प्रवाह ये क्या होता है? अब देखिए आप यहाँ पे ये सूर्य है। आप चाहो तो यह सूर्य का डायग्राम बना सकते हो। सूर्य से ऊर्जा आई, कितनी आई? 1000 किलो जूल ऊर्जा आई। कहाँ आई? कौन ग्रहण करेगा? पौधे, हरे पौधे। हरे पौधों ने, यानी हम यहाँ लिख देंगे हरे पौधे। अब सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हरे पौधों ने, उत्पादकों ने ग्रहण किया। अब आप यहाँ देखो, इनमें कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी? 100 किलो जूल। बाकी 900 किलो जूल कहाँ चली जाएगी? वायुमंडल में चली जाएगी ऊष्मा के रूप में, ये जो दिखाई दे रही है हमें। ठीक है। अब इन उत्पादकों को किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता या किसने खाया? शाकाहारी जीवों ने खाया। अब इनमें कितनी ऊर्जा आएगी? 50। 10वां भाग आ रहा है उसका। कितनी आ जाएगी यहाँ से? 10 किलो जूल और कितनी? 90 किलो जूल कहाँ चली जाएगी? वायुमंडल में। फिर इन शाकाहारी को किसने खाया? मांसाहारी ने। क्या होगा? कितनी आएगी यहाँ? 1 किलो जूल और यहाँ 9 किलो जूल वायुमंडल में चली जाएगी। फिर मांसाहारी को किसने खाया? सर्वोच्च मांसाहारी ने। अब इनमें कितनी ऊर्जा आएगी? देखो 0.01 किलो जूल, बाकी कितनी? 0.09 वायुमंडल में चली गई। फिर इनको किसने खाया? सर्वाहारी। ठीक है। अब सर्वाहारी में कितनी ऊर्जा आई? 0.01। ठीक। और वायुमंडल में कितनी चली गई? 0.09 किलो जूल। अब देखो ये हम हैं, ठीक। और सूर्य से कितनी ऊर्जा आई थी? 1000। लेकिन एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में आते आते ऊर्जा की मात्रा देखो कितनी कम आई, जबकि मिलनी कितनी थी हमको? 1000। जितनी आई उतनी। लेकिन पोषण स्तरों से गुजरते हुए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का मात्र कितना भाग जा रहा है? 10% हिस्सा ही पहुंच रहा है। बाकी सब क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है वायुमंडल में। नष्ट तो नहीं बोलेंगे, वायुमंडल में जा रहा है। तो ये कहलाता है ऊर्जा का 10% नियम। क्या कहलाता है? ऊर्जा का 10%। जो एक दिशी होता है, एक ही दिशा में होता है और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का मात्र 10वां हिस्सा ही पहुंचता है। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये पोषण स्तर है, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर रहा है। तो एक श्रृंखला बनी है कि जब पोषण स्तर में एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है तो एक श्रृंखला बनती है एक रेखा में, और ये श्रृंखला क्या कहलाती है? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला कहलाती है।
जिसमें एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर रहा है। अब उससे पहले यहाँ एक चीज़ और बोलना चाह रही हूँ। आप देखो, हमें शाकाहारी बनना चाहिए कि सर्वाहारी? क्यों? क्यों? अरे बाबा, ऊर्जा की मात्रा यहाँ देखो, शाकाहारियों में 10 किलो जून तो मिल रही है और वहाँ देखो कितनी कम मिल रही है। तो यदि हम शाकाहारी बनेंगे तो हमारे पास ऊर्जा ज़्यादा पहुँचेगी, और मांसाहारी यदि हम बनते हैं तो जैसे जैसे आहार श्रृंखला का स्तर लंबा होता जा रहा है, पोषण स्तर बढ़ते जा रहे हैं, ऊर्जा की मात्रा उतनी ही क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो हमें शाकाहारी बनना चाहिए ताकि क्या मिलेगी, हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। क्लियर है? अब हम यहाँ आते हैं वापस, कहाँ पे? आहार श्रृंखला में। अभी मैंने बोला ये प्राकृतिक व्यवस्था ही है कि एक जीव दूसरे जीव का क्या करता है, भक्षण करता है, और एक श्रृंखला प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, आहार श्रृंखला। जैसे अपन घास के मैदान की आहार श्रृंखला बनाते हैं, ये लिखा मैंने, घास का मैदान। घास के मैदान में कौन है उत्पादक, कौन है? पौधे। पौधे नहीं, घास। ठीक है। अब इस घास को कौन खाएगा? हिरण है, हिरण आ जाएगा घास के मैदान में। ये चीज जंगल का बोलती मैं, तो हिरण आता। जगह भी ध्यान रखो, घुसने दोगे घास के मैदान में गाय को? खरगोश आ जाएगा घास के मैदान में। हाँ, बकरी आ सकती है, और गाय ही बसेंगे। ग्रास हॉपर, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, हम बकरी को भी नहीं घुसने देंगे। पहले सिचुएशन और जगह देखो। यही मैं जंगल और वन का या एक खेत का कार्यतंत्र बोलती तो तुम वहाँ पर वो सब चीज़ें बोल सकते थे, जिस जगह जो हो सकता है। जैसे इस क्लासरूम का बोलूँ मैं कि यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र बोलो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर घास है क्या? है ही नहीं यहाँ पे। तो कौन है? हम हैं इकलौते। हम हैं कि और भी है? दीमक है यहाँ पे, चींटी चल रही है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। मैंने आपको एक कैटेगरी बताई, उत्पादक उपभोक्ता की छिपकली है। तो ये सारे क्या है, अभी किस कैटेगरी में आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको लिखेंगे। अब हम वापस आते हैं घास के मैदान में। यहाँ के कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी, टिड्डे। इन टिड्डों को खाने वाले कौन होंगे? मेंढक होगा, या क्या होगा? चिड़िया। इस मेंढक को खाने वाला कौन हो सकता है? सांप हो सकता है। ये सांप को खाने वाला नेवला को खाने वाला। हाँ, घास के मैदान में नेवला आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैम बाज भी आ सकते हैं। ये क्या है भाजी? वो सब रेसिडेंशियल एरिया में कहाँ आते हैं, कहाँ जाएगा? आ ही नहीं सकता, तो वो जगह देखना पड़ेगी हमें। अब आप यहाँ देखो, क्या है ये? एक श्रृंखला बनी जिसमें एक जीव ने दूसरे जीव को खाया, तो ये क्या कहलाई? आहार श्रृंखला। अब आप देखो, अब हम वापस यहीं पे आते हैं। अब खाद्य जाल। जाल का मतलब क्या होता है एक सामान्य भाषा में? जहाँ काफी कुछ आपस में क्या रहता है, जाल में सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है तो एक जाल का निर्माण होता है। वो क्या कहलाता है? खाद्य जाल। ये जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिली हुई होती है तो एक जाल का निर्माण होता है। अब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है, जबकि खाद्य जाल में चारों दिशाओं में होगा। अब देखो हम यहीं पे आते हैं, जैसे ये घास है। अब
ये टिड्डों को क्या मेंढक ही खाएगा कि वो दूसरा जीव भी खा सकता है? दूसरा जीव भी खाएगा। चूहा खा सकता है। चूहा क्या कर सकता है? घास भी खा सकता है। इस चूहे को कौन खा सकता है? सांप खा सकता है। अब इस चूहे को खाने वाली यहाँ पर कौन हो सकती है? बिल्ली। अब बिल्ली को कौन खा सकता है? ये कुत्ता खा सकता है। हाँ, अब यहाँ देखो, ये कुत्ता इसको भी खा सकता है। ये कुत्ता भूखों मरेगा तो इसको भी खा सकता है। ठीक है, तब आप देखो कई श्रृंखलाएं क्या हुई, आपस में जुड़ गई। मिली के नहीं मिली? तो इस अभी और बन सकती है, जैसे ये घास है, इस घास को आप किसको खिला दो? बकरी को खिला दो। ये कुत्ता इसको खा सकता है। खा सकता है क्या ये? अब और चलो घुमा के, इस कुत्ते को कौन खा सकता है? भेड़िया को कौन खाएगा? शेर खाएगा। अब ये शेर बकरी को खा सकता है। अब ये जो घास है, इस घास को कौन खा सकता है? हिरण खा सकता है। शेर हिरण को खा सकता है। ये जो कुत्ता है इस सांप को भी खा सकता है। अब देखो यह कितनी सारी श्रृंखलाएं बना दी मैंने है, और यूं भी नहीं है जैसे ये चूहा है, क्या एक ही खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है? क्या एक से ज्यादा का है? तो खाद्य जाल में एक जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है। समझ में आया? ये है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ठीक।